हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी का टेस्ट, जो कि आस्था आईएएस का है। तो चलिए, ये लोक सेवा आयोग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो हम लोग टेस्ट की तरफ चलते हैं। ये एग्ज़ाम भी 30 सितंबर को होने वाला है। तो हम लोग हिंदी माध्यम का टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग टेस्ट शुरू करते हैं। तो टेस्ट संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समुचित रूप से सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है मेगास्थनीज इंडिका का है, ऑप्शन बी है अश्वघोष बुद्धचरित, ऑप्शन सी है पढ़िनी महाभाष्य, ऑप्शन डी है विशाखा दत्त मुद्रा द्राक्षस। तो देखिए इसमें है ऑप्शन सी पाणिनि महाभाष्य नहीं है, बल्कि ये है अष्ट अध्यायी का। तो आप लोग जानते होंगे। तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। तो इसमें देखिए कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। ऑप्शन बी है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही है। अजातशत्रु है, कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। यानी पहले अजातशत्रु था, फिर कालाशोक था, फिर अशोक था, फिर कनिष्क था। और इसका वर्ष तो लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि पहला हुआ था अजातशत्रु के समय में, तो उस समय 483 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि राजगिरी में हुआ था। और उसके बाद कालाशोक थे तो 383 ईसा पूर्व वैशाली, देखिए 483, फिर 383। और फिर अशोक जब आए तो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। और उसके बाद फिर 72 ईसा पूर्व, जो कि कनिष्क का समय था, तो वो कुंडलवन में था। तो इस प्रकार ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। तो देखिए ये ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन बी है अशोक के समय, ऑप्शन सी है कनिष्क के समय, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए है ऑप्शन ए। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था, लगभग 300 ईसा पूर्व में। मगध के 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था उस टाइम, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित मगध से कर्नाटक चले गए थे। अब वहाँ पे तो कुछ ऐसा स्थल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भाद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के अनुयायियों ने उनका गहरा मतभेद भी हो गया था, मतलब कि साउथ का और उत्तर का। तो उसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बट गए थे। तो याद रखिएगा कैसे बटा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस दार्शनिक ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ पास, आना और बैठना है। तो देखिए ऑप्शन ए है उपनिषद, फिर ऑप्शन बी है वेद, ऑप्शन सी है मनुस्मृति, या ऑप्शन डी है पुराण। तो इसका ऑप्शन ए है उपनिषद। उपनिषद ये प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ है जो हिंदू शास्त्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कि ये बाद के वैदिक ग्रंथों के हिस्से थे। और ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ श्याप, प्यास और आना और बैठनास है। जैसे ग्रंथों में शिक्षकों और छात्रों के बीच अंतःक्रिया होती है और अक्सर सरल संवादों के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए है हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन बी है जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी है प्रयाग प्रशस्ति, या ऑप्शन डी है महरौली शिलालेख। तो इसका है ऑप्शन ए हाथी का गुफा लेख। देखिए ये खारवेल 1993 में सॉरी 193 ईसा पूर्व में वर्तमान में जो महाराष्ट्र में है राज करने वाले महारट्टा वंश का ये तृतीय एवं सबसे महान शासक हनुमान खरोल थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चोलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम है। तो इसमें बताना है उनका कौन सा आरोही क्रम है। तो देखिए ये हो जाएगा, पहले थे मंडलम, फिर नाडु। देखिए इसमें है ऑप्शन बी है मंडलम, नाडु, वालाड नाडु और कुर्रम। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित महाजनपदों की राजधानी के बारे में कौन सा सत्य है। तो महाजनपद राजधानी है, तो अंग चंपा में सही है, वत्स कौशाम्बी ये भी सही है, अस्मक पोतन ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए सही सुमेलित नहीं बताना है, कौन सा मतलब सुमेलित होंगे और एक है जो कि नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है रानी लघु शिलालेख कौशाम्बी अशोक की पत्नी कारुवकी एवं पुत्र तीवर का उल्लेख है, सही है। ऑप्शन बी है धौली शिलालेख सारी प्रजा मेरी संतान है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है कंधार द्विभाषी शिलालेख, तो ये मछुआरे और आटेक का उल्लेख है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी बचा फिर आब्रू शिलालेख अशोक का नाम मिलता है। तो देखिए ये है भाब्रू शिलालेख, तो ये लघु शिलालेख के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उसमें उनका नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन असत्य बताना है। तो पहला है महिला अंगरक्षिकाओं का प्रचलन, सही है। दूसरा है स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति थी तथा नियोग प्रथा भी प्रचलन में था, ये भी सही है।
ऑप्शन नंबर सी है वेश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था। देखिए वेश्यावृत्ति का प्रचलन था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत। और ऑप्शन डी है स्त्रियों की समाप्ति का अधिकार प्राप्त था, तो ये भी सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 10 है, अशोक के शिलालेखों की तुलना में स्तंभ लेखों के संदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? ऑप्शन ए है स्तंभ लेखों में सामाजिक कल्याणकारी कार्यों पर विशेष बल दिया गया। ऑप्शन बी है स्तंभ लेखों में धर्म के बारे में कट्टरपन या धर्मांधता और अहंकारोन्माद का संकेत मिलता है। ऑप्शन सी है स्तंभ लेख मुख्यतः धर्म के नैतिक पक्षों और बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के लगाव के प्रति समर्पित। या ऑप्शन डी है शिलालेख सामान्य जनता को संबंधित है और स्तंभ लेख बौद्ध संघ से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, स्तंभ लेख मुख्यतः धर्म के नैतिक पक्षों और बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के लगाव के प्रति समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य काल की सूचना का स्रोत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा सूचना का स्रोत नहीं है? तो ये विभिन्न अभिलेखों से, मेगास्थनीज खंडिका से, बौद्ध साहित्य, अशोक की जीवनी से। ऑप्शन डी हो जाएगा अशोक की जीवनी से। क्वेश्चन नंबर 12 है, उदंतपुरी की शिक्षा केंद्र में निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित था? तो ऑप्शन ए है बलूचिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान या ऑप्शन डी है ईरान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजधानियों के बारे में कौन सा असत्य है? सातवाहन प्रतिष्ठान, कुषाण है मथुरा, शक है आगरा, मौर्य साम्राज्य पाटलिपुत्र। तो देखिए इसमें राजधानियों को बताना है गलत, तो ये हो जाएगा शक का आगरा, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 आएगा, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? तो सोनगिरी, पावापुरी, श्रेवल बेलगोला या माउंट आबू में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विभिन्न प्रकार की मूर्ति कला में प्रयुक्त पत्थर नहीं था। गंधान कला धूसर पत्थर, मथुरा कला लाल पत्थर, अमरावती कला श्वेत पत्थर। ऑप्शन डी हो जाएगा पाल कला काला पत्थर। तो ऑप्शन डी सही होगा, पाल कला काला पत्थर, यही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन था? तो यह था पशुपति का। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा और धौलावीरा हिंडन। तो ये यही गलत है, धौलावीरा हिंडन। तो धौलावीरा हिंडन जो है लूनी नदी के पास स्थित है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? तो ये है सिंधु सभ्यता से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से सही मेल कौन सा है? तो देखिए खारवेल, हाथी गुफा अभिलेख। देखिए यही सही, ये वाला सही मिल रहा है, तो खारवेल हो जाएगा, हाथी गुफा मेल। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए असत्य बताना है, तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था सही है, व्यापार और वाणिज्य का उन्नत दशा में ये भी सही है, लोहे से परिचित, देखिए लोहे से परिचित तो सब नहीं थे, तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। और माता देवी की उपासना, तो ये सही है, माता देवी की उपासना होता था। क्वेश्चन नंबर 21 है, 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऑप्शन ए है 9वें, ऑप्शन बी है 7वें, ऑप्शन सी है 5वें या ऑप्शन डी है 8वें। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7वें में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। देखिए यहाँ पर सूची 1 सूची 2 यानी संगम और अध्यक्ष दिया गया है। तो इसमें कौन सा कथन सही सुमेलित है? देखिए जैसे यहाँ पे प्रथम है, तो प्रथम ये थे अगस्त्य, तो प्रथम अगस्त्य सही है। फिर हो जाएगा द्वितीय, तो द्वितीय हो जाएगा तोलकापियर और तृतीय हो जाएगा फिर नाकियर। देखिए ये 1 2 3 हो जाएगा, यानी तीनों एक सही सुमेलित है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए वहाँ पर पहले अवंती वर्मन थे, फिर दिद्दा थे, फिर हर्ष, फिर जयसिंह। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित नहीं बताना जो है, तो देखिए गायत्री मंत्र 3रा मंडल सही है, शूद्र की प्रथम चर्चा 10वां मंडल सही है, और शिक्षा सोम की चर्चा 9वां मंडल है। ऑप्शन सी गलत है, शिक्षा का चर्चा जो कि प्रथम मंडल दिया है, ये तो यही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये हो जाएगा मल्लों के गणतंत्र में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, वैदिक कालीन प्रशासन में
भागु द कौन अधिकार था? भागु द, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व का जमा करने वाला है, इसको बोलते हैं भागुदा। देखिए इसमें कुल नाम भी दिए गए हैं, जैसे कुलपति को परिवार का मुखिया, ग्रामीण को ग्राम का मुखिया, सेनानी को सेना का सेनापति और मध्यमासी विवादों का मध्यस्थ, पुरोहित को मुख्य पुजारी भी बोलते हैं, स्पास को जासूस बोलते हैं, वज्रपति को चारागाह, भागुदा को राजस्व संग्राहक बोलते हैं, जीवगिरी को पुलिस अधिकारी बोलते हैं। ऐसे ही हैं कुछ नाम। सूत को सारथी बोलते हैं, छत्री को चेम्बरिनी, तक्षण को बढ़ई और पलागला को संदेशवाहक बोलते हैं। तो इस प्रकार हो जाएगा इसका 26 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है? तो यह कहा गया शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैन धर्म का प्रसार बौद्ध धर्म की तुलना में सीमित रहा, इसके मूल में क्या कारण था? तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए है आत्मपीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या पर बल, ऑप्शन बी है ब्राह्मण धर्म से पूर्णतः पृथक न हो पाना, ऑप्शन सी है अहिंसा पर अधिक बल, ऑप्शन डी है उपरी सभी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में सिकंदर की सफलता का क्या कारण था? तो सफलता का कारण था भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी उस टाइम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन कुषाण वंश से संबंधित सही है? तो देखिए यहाँ पर दिया है, ऑप्शन ए है इसकी स्थापना कनिष्क ने की, ऑप्शन बी है कनिष्क पहले योहिजी थे जिन्होंने युहेजी समूह के विभाजन के बाद कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी है कनिष्क भीमतातकु कर्डफिसेस का पुत्र और कुषाण साम्राज्य के लिए अपने पिता का उत्तराधिकारी था, या ऑप्शन डी से इसमें से उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क भीमतातकु कर्डफिसेस का पुत्र और कुषाण साम्राज्य के लिए अपने पिता का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 31 आता है, रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक होते हैं मौर्य शासन के अधिकारी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख नहीं है? क्योंकि सातवाहन है, चोल है, चेर, पांड्य, चेर, तो सातवाहन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आता है 33, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर स्वामी तो वो दिए थे संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा एक गंधार शैली की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है, वे लगभग सदैव पद्मासन में बैठे दर्शाए गए हैं, ऑप्शन बी है वे कभी भी मुंडी सिर में नहीं दर्शाए गए हैं, ऑप्शन सी है वे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए हैं, और ऑप्शन डी है इनके कान लंबे दर्शाए गए हैं। तो ऑप्शन सी है वे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए हैं, सदैव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मौर्योत्तर काल में वाणिज्यिक माल के उत्पादन से जुड़ी कुछ विशेषताओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है वाणिज्यिक माल के उत्पादन से उल्लेखनीय तकनीक का विकास हुआ था, सही है। क्वेश्चन ऑप्शन बी है वाणिज्यिक माल के उत्पादन एवं वितरण श्रेणियों द्वारा प्रभावकारी ढंग से व्यवस्थित था, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है उत्पादक राज्यों के कठोर नियंत्रण में कार्य करते थे, तो ये गलत है। ऑप्शन डी है श्रेणियों के उत्पादन के भाड़े के श्रमिकों का उपयोग करते, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विलियम एच शार्प। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राचीन दक्षिण भारत के संगम समाज से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो देखिए इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा वहाँ राज सिंहासन पर स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन से शासक को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से, तो इसको जाना जाता है बिंदुसार को। क्वेश्चन नंबर 39 है, संगम काल में विदेश व्यापार के विकसित होने में किस कारक को सर्वाधिक सहायक माना जा सकता है? तो यहाँ पे कि इसको सहायक माना जाएगा, तो इसको माना जाएगा अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापारिक मार्ग होना। देखिए यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, वल्लभी संवत अभिन्न है? तो वल्लभी संवत अभिन्न ये होता है गुप्त संवत से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो ये कुषाण थे, पहले राजा। क्वेश्चन नंबर 42 है,
चीनी यात्री फायान फायान के भारत यात्रा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें सही नहीं बताना है। तो ऑप्शन ए है, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, सही है। वह जलमार्ग से गया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है, वह संपूर्ण भारत का भ्रमण कर वापस अपने देश स्थल मार्ग गया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नहीं, ये गलत है। और ऑप्शन डी है, उसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा करना था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। 42। क्वेश्चन नंबर 43 आता है, तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये है इलाहाबाद प्रयागराज में। 43। क्वेश्चन नंबर 44 है, गुप्तोत्तर काल में किसानों की बदहाली का मुख्य कारण क्या था? तो इनका था भूमि का सामंतीकरण, नहीं, वित्तीय प्रशासनिकरण, स्थान। ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमि के साथ साथ किसानों का स्थानांतरण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाणभट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में है? तो यह था पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध के अरब विजय के इतिहास के मूल अरबी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो यह है चचनामा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पाल वंश के शासक गोपाल की ख्याति का मुख्य कारण था? तो इनका था, वह जनता द्वारा निर्वाचित शासक था, न कि आनुवंशिक आधार पर निर्धारित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन सर्वे कराया, तो वे कराए थे सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया था? तो वो कहा गया था परमार राजा भोज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चराग ए देहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शेख नसीरुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, अष्ट प्रधान के संदर्भ में जिसने शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में मदद की, निम्नलिखित में से कौन साम्राज्य प्रशासन का प्रभारी था? तो यह थे मोरू त्र्यंबक पिंगले। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे मिलान वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 52, तो यहाँ पर मिलाना है। देखिए, फतू उस सलातीन हो जाएंगे इसामी, और फतूहात ए फिरोज शाही हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक, तारिक ए फिरोज शाही हो जाएंगे बर्नी, खजाइन उल फतू हो जाएंगे अमीर खुसरो। तो इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 53 है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको कि एमबीटी बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में एक योजना राजधानी परिवर्तन की थी, जिसके संदर्भ में एक गलत कथन निम्न में से क्या है? तो पहला है दिल्ली राजधानी के रूप में, सही। दौलताबाद इस्लामी संस्कृति का केंद्र बन गया। राजधानी परिवर्तन के कारण दिल्ली में हैजा फैलना था, तो यही था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, 54, नौ मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? 9 मुसलमान के बारे में बताना है। तो देखिए, ये दिल्ली के पास बसे मंगोलों के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो देखिए, इसमें बताना है कौन सा गलत है। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी, सही है। दीवान ए बंदगान गयासुद्दीन तुगलक, तो देखिए ये यही गलत हो जाएगा। दीवान ए बंदगान ये गुलामों का विभाग था। और उसके बाद फिर दीवान ए रियासत आता है मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए खैरात आता है फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 55 का। फिर है क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी सुमेलित सही नहीं बताना है। तो देखिए, ऑप्शन ए है इक्ता, नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व नियत कार्य, सही है। ऑप्शन बी है मनसब, सल्तनत प्रशासन में अमीरों की आधिकारिक स्थिति, तो ये गलत है। मनसबदार तो किसी को कोई राज्य देकर बना दिया जाता था टैक्स के रूप में वसूलने के लिए। तो ऑप्शन बी जो है वही सम्मिलित नहीं है। फिर उसके ऑप्शन सी है खालिसा, मुगल सम्राट के सीधे प्रशासनिक अधिकार में आने वाली भूमि था। ऑप्शन डी है इजारा, राजस्व नियत कार्य की अनुबंधात्मक पद्धति, तो ऑप्शन डी। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा, गलत हो जाएगा मनसब वाला। क्वेश्चन नंबर 57 है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता की भारत यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का शासक था? तो उसमें दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है,
रजिया में राजा के सभी गुण थे परंतु वह सही लिंग की नहीं थी। इन पंक्तियों के लेखक कौन थे? तो वे थे मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बताना, जैसे अलबरूनी, ताबूज मसाई। तो ये देखिए अमीर खुसरो, तुगलकनामा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये ताजुल मसीर हो जाएंगे हसन निजामी, और तारीख है हिंद हो जाएंगे ये लिखे थे अलबरूनी ने। फिर तुगलकनामा तो अमीर खुसरो सही है। और तबकात ए नासिरी हो जाएंगे मिनहाजुद्दीन सिराज। तो याद रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60, विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के बीच झगड़े का एक कारण रायचूर दोआब था जो। तो ये हो जाएंगे कृष्णा एवं तुंगभद्रा के मध्य का क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, कृष्ण राय देव के शासनकाल में अष्ट दिग्गज किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था तेलुगु भाषा के 8 महाविद्वानों को। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 62, बहमनी राज्य की स्थापना इनमें से किसके समय हुई थी? तो बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस सूफी संप्रदाय ने योग की क्रिया को अपनाया था? तो सतारी ने अपनाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, वह सूफी संत कौन था जिसे अपने युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ माना जाता था और जिसने अपने आप को अनहल हक घोषित किया था? तो ये किया था मंसूर बिन हल्लाज ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, चिश्तिया मत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 65 का। तो देखिए ऑप्शन ए है, चिश्तिया सूफी मत की स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। सही है। ऑप्शन बी है, भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। ये भी सही है। ऑप्शन सी है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई भी कथन सही नहीं, कोई भी कथन मतलब कोई गलत नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस ग्रंथ में पटना को पोलीब्रोथा कहा गया है? तो यह कहा गया है इंडिका में। क्वेश्चन नंबर 67 है, सल्तनत काल के दौरान धार्मिक विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? तो यह होता था सर उस सुदूर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसने कहा है मैं न तो काबा में हूँ और न ही कैलाश में हूँ, न कैलाश में और ईश्वर सभी की सांस है? तो यह कहा था कबीर ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था? तो ये था राजनैतिक और सैनिक कार्य। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? अमीर खुसरो के बारे में बात हो रहा है। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के। क्वेश्चन नंबर 71 है, 18वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में कौन महान विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक एवं वैज्ञानिक था? तो वह थे सवाई राजा जय सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, मराठों के अधीन सरंजाम क्या था? तो व्यापारी लाए जाने वाले कर नहीं, राजस्व व्यवस्था जो नहीं, जमीन की इकाई जिसका राजस्व सैनिक अधिकारियों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 73, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत के तीसरी लड़ाई का तत्कालीन कारण क्या था? तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है 74, मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया जाता था? तो ये किया जाता था मराठों के। क्वेश्चन नंबर 75 आता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? तो इसका राज, जैसे कि भारत, ऑप्शन ए है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ऑप्शन बी है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। ऑप्शन सी है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो ये किया था खिलजी ने। तो देखिए खिलजी का शासन 1290 से 1320। देखिए गुलाम वंश पहले था 1206 से 1290, 84 वर्ष। फिर खिलजी वंश आया तो वो 1290 से 1320 यानी 30 वर्ष तक रहा। फिर तुगलक वंश आया 1320 से 1414 तक, 94 वर्ष तक रहा। फिर सैयद वंश आया 1414 से 1450 तक, 36 वर्ष तक रहा। तो इस प्रकार सबसे कम जो रहा वो खिलजी था, 1290 से 1320, 30 वर्ष तक। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? इसमें असत्य बताना है। तो देखिए, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने वर्ष 1785 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। देखिए यही गलत है, ऑप्शन ए वाला, क्योंकि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपने पहले कारखाने खोले थे। 1651 में पहली फैक्ट्री हुगली में ब्रिटिश द्वारा स्थापित की गई थी और अंग्रेजी कंपनी को बंगाल के हुगली में व्यापार करने की अनुमति भी मिली थी। इसने जल्द ही पटना में और बालासोर में, डक्का में, बंगाल में और बिहार के अन्य स्थानों पर भी कारखाने खोल लिए थे। ऑप्शन ए वाला गलत है, तो यही सही हो जाएगा, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्या कहता है 78 कि भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। कथन एक है, अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। और कथन दो है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। कथन तीन है, महालवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल जागीर का एक भाग है के अनुसार निश्चित किया गया है, तो इसलिए यह व्यवस्था महालवाड़ी व्यवस्था कहलाई है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 79 आता है, भारत में मुस्लिम शक्ति के किस युद्ध के द्वारा स्थापित की गई थी? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में मुस्लिम शक्ति किस युद्ध के द्वारा स्थापित की गई थी? तो यह किया गया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में, जो कि 1192 में तराई का युद्ध में समय में हुआ था। तो पानीपत का युद्ध की प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत करने वाला सुल्तान कौन था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 आता है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने सधर्मवादियों की सहानुभूति और सहयोग जीतने के लिए लिखा गया एक राजनीतिक पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह हो जाएगा फुतूहत ए फिरोज शाही, ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 82, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान निर्मित कौन सा स्मारक गुंबद, मेहराब, स्लैम और बीम के संश्लेषण का बेहतरीन उदाहरण है? तो यह था लोधी गार्डन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 आता है, 8वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, कथन एक है, भारत में किसी प्रभावी केंद्रीय प्राधिकरण का अभाव था, इसे सल्तनत पूर्व युग भी कहा जाता है, इसने असंख्य साम्राज्यों की वृद्धि देखी जो प्रकट हुए और गायब हो गए। तो सभी सही है, तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 84 आता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो देखिए, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, अकबर नामा अबुल फजल, तसी है, तारीख है फरिश्ता मोहम्मद कासिम फरिश्ता, तो सभी सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 आता है, निम्नलिखित में कौन विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था? तो ये है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? तो देखिए, सही क्रम बताना है, तो गुलाम थे, खिलजी थे, तुगलक थे, लोधी थे, तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। 86 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 87, अब्दुल कादिर बदायूनी का नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? तो ये थे अकबर के दरबार में। 88 नंबर है, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, उसका क्या नाम था? तो इनको याद रखिए, बहुत जरूरी। यह थी जीनत महल, बादशाह की पत्नी थी, बताओ, 1 नंबर की गदई थी। क्वेश्चन नंबर 90 है, अवध में विद्रोह फूटा इसलिए नहीं कि उस प्रदेश का विलय किया, अपितु इसलिए कि तालुकदारों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया गया, तो यह किया गया था टी.आर. होम्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, जब मोहम्मद गौरी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक भीमदेव थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है,
भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, तो यह थी एनी बेसेंट के कारण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 93 है, सिलहट यानी बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पर किस प्रथम भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी? तो यह हुआ था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 है, गांधी ने किस घटना के समय कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई है? तो यह कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में किसे भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो यह था भिकाजी कामा रुस्तम कामा, भिकाजी रुस्तम कामा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया तथा गांधी वापस जाओ का नारा लगाया गया? तो यह लगाया गया था कराची अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? तो किसने दिया था? तो ये दिया था शंकरन नायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस ब्रिटिश सम्राट ने नाइटहुड से सम्मानित किया था? तो यह किया था जॉर्ज पंचम ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 है, सुमेलित करें, इसे देखिए यहाँ पे मिलान करने वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज एम.जी. रनाड़े, ब्रह्म समाज तो यह थे राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के संस्थापक तो यह थे दयानंद सरस्वती, और रामकृष्ण मिशन तो रामकृष्ण मिशन के थे स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर सी है, 4, 1, 3, 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आता है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें भी बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए है, ये पांडुरंग प्रार्थना समाज सही है। ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद आर्य समाज। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज यहाँ पे है, जो कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज के अलग अलग होने के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1886 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 101 है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो यह किया था राधाकांत देव ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो क्वेश्चन नंबर 102 हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो यह थे राजनीतिक सुधार, जो कि सन 1819 में महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा नामक संस्था की स्थापना की गई थी, किंतु इसका प्रभाव सीमित था और यह शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो गई थी। इसमें सामाजिक क्षेत्रों से संस्था के मुख्य उद्देश्य भी थे, जैसे कि विधवा विवाह का प्रचार करना था, जाति प्रथा को अस्वीकार करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह का बहिष्कार करना, विवेकपूर्ण उपासना करना, अन्य सामाजिक सुधार करना, उसके बारे में था। क्वेश्चन नंबर 103 आता है, किस आंदोलन ने भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? ये नारा दिया था आर्य समाज में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 104, एनी बेसेंट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कौन सा सही बताना है इसमें? देखिए, उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, उन्होंने होम रूल की संगठित की, और उन्होंने भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन को प्रारंभ किया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 105 आता है, स्वतंत्रता और पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह थे छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा था? तो ये हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 107 है, शिक्षा पर मैकाले के विवरण के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण मसौदे का श्रेय भी उनको दिया गया है। तो किसको दिया गया है? तो यह है भारतीय दंड संहिता का मसौदा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो लॉर्ड कर्जन ने सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की थी, सही है। ऑप्शन बी है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखिए, लॉर्ड रिपन में नहीं बल्कि डलहौजी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है,
निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सुमेलित नहीं बताना है। तो देखिए लॉर्ड कॉर्न, ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, सही है। ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि। ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग स्थानीय स्वशासन, तो ये स्थानीय स्वशासन थे लॉर्ड रिपन, नहीं कि लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी हड़प की नीति, तो ये भी सही है, जो कि पॉलिसी ऑफ इसका कैप्टन था। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा गलत 109 का। क्वेश्चन नंबर 110 है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था, तो ये कौन थे। तो ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, इसमें भी सही नहीं बताना है। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी, सही है। ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग के समय श्वेत सैनिक विद्रोह हुआ था, तो ये गलत है। ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय नहीं बल्कि लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, ये बार बार लॉर्ड बताया जा रहा है, कैनिंग के समय हुआ था। ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग ने 1776 ईस्वी में एक कोड ऑफ जेंटू लॉ तैयार करवाया, ये भी सही है। ऑप्शन डी है 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार 111 नंबर को ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 112, डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया तथा कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसकी सुधार योजनाओं में से एक नहीं थी, तो इसमें बताना है उसका कौन सा एक नहीं था। तो ऑप्शन ए है शैक्षणिक सुधार, ये भी लाया था। ऑप्शन बी है रेल मार्ग का निर्माण तथा तार एवं डाक सेवाओं की शुरुआत किया था, तो ये भी किया था। ऑप्शन सी है भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम। देखिए कारखाना अधिनियम जो है ये आया था लगभग 1882 में, जो कि रिपन के समय में था, न कि डलहौजी के समय में था। और ऑप्शन डी है लोक निर्माण विभाग की स्थापना, तो ये भी किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन सी है, यही गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित किया करता है। तो आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं की प्रशय देखकर, नहीं ये गलत है। ऑप्शन बी है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही सही है 113 का। क्वेश्चन नंबर 114 है, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो नील क्रांति का दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास। देखिए इसका याद रखिए, नील क्रांति कब हुआ था, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये नील क्रांति हुआ था 1858 में। ये परेशान किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, तो उसी समय इसका इन्होंने नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 115 आता है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। होम रूल लीग के बारे में बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए है सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी, सही है। ऑप्शन बी है तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है तिलक और बेसेंट के मतभेदों का उपरांत दोनों लीग बनी रही, तो ये सी वाला गलत है, ये दोनों बल्कि बेसेंट नहीं थे ये। इसमें होम रूल लीग आंदोलन के आधार पर 1916 में लॉर्ड हार्डिंग के वायसराय के दौरान 2 होम रूल लीग आंदोलन की घोषणा की गई थी, तो इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसके लेखक भगत सिंह, आर्य समाज लाला लाजपत राय, भारतीय संघर्ष सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये सभी सही है, तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 117 है, उदारवादियों एवं उग्रवादियों के बीच निम्न में से कौन सा एक अंतर सही नहीं है, इसमें सही नहीं बताना है अंतर। तो ऑप्शन ए है उदारवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, जबकि उग्रवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता में कोई विश्वास नहीं रखते थे, तो ये सही है। ऑप्शन बी है उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक नहीं थे, जबकि उग्रवादी पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक थे, तो देखिए ये गलत है ऑप्शन नंबर बी। और बाकी ऑप्शन नंबर सी है उदारवादी ताज के प्रति पूर्ण निष्ठा दिखाते थे, जबकि उग्रवादी का मानना था कि ब्रिटिश ताज भारतीय निष्ठा के प्रति अयोग्य है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 118 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। तो यह चुना था, देखिए मालवा का किया था, विकास से किया था, हाथी किया था, तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो था बिहार का एक भूस्खलन वाला क्षेत्र है जो कि नमक सत्याग्रह के नाम संभव नहीं था, तो यहाँ लोगों ने चौकीदारी का कर का
भुगतान करने से इनकार कर दिया था। चौकीदारों और पंचायतों के सदस्यों के इस्तीफा की मांग की थी। एंटी चौकीदारों का अभियान भागलपुर, मोंगिहारी और सारण के क्षेत्रों में भी सफल रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 119। श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो यह दिया था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण 1938 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन नंबर 120 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो यह किया था स्वामी विद्यानंद ने। क्वेश्चन नंबर 121 है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो यह फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों यानी कश्मीर, निजाम के हैदराबाद और त्रावणकोर आदि के जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था, तो वह था असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सही नहीं बताना है। तो ऑप्शन ए है, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, सही है। ऑप्शन बी है, चौरी चौरा कांड के दौरान गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खींच लिया था, मतलब वापस ले लिया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि पंडित मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। 4 फरवरी 1916 को श्रोताओं के संबोधित करने की बारी गांधी जी की थी, जिनमें ज़्यादातर प्रभावशाली युवा थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? इसमें बताना है कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो ये थे पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, तो ये तीनों थे, तो इस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी सभी था। क्वेश्चन नंबर 125 है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो यह किया था जून 1948, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो यह किया था बंकिम चंद्र मित्र ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 128 है, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड की नायक कौन था? तो पेशावर का था, ये थे वीरचंद्र सिंह गढ़वाली ने, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 129 है, 129 नंबर, 1942 में कृषि मिशन एक महत्वपूर्ण पहलू था, तो वह थे द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना, उसे डोमिनियन प्रदान करना बताया गया था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनी बन गई है? तो यह बन गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 131, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था? तो यह किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 132 आता है, इनमें से किस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया है? तो ये तो बहुत वो था रॉलेट एक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 का है। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कांग्रेस अधिवेशन और संबंधित विषय है। तो देखिए इसमें से सही मिलान करना है। तो देखिए यह है लाहौर 1929 में पूर्ण स्वराज, सही है। मद्रास 1927 पूर्ण स्वाधीनता की मांग, ये भी सही है। फैजपुर 1936 गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, ये गलत है। और चौथा है कराची 1931 मौलिक अधिकार, तो ये सही है। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 4 सही है, बल्कि तीसरा वाला गलत है। और ये हुआ था गांव में आयोजित जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था मद्रास के 1927 में हुआ था, मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 134 है, घनश्याम दास बिड़ला, अम्बाला साराभाई तथा बालचंद्र हीराचंद में कौन सी बात सामान्य थी? तो ये भारतीय उद्योगपति थे तीनों लोग। क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? तो यह किया गया केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता।
क्वेश्चन नंबर 136 है, देखिए फिर से सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और ये बार बार कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर है लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी थे भारत में रेलवे की शुरुआत किया था, तो एक हो जाएगा। और बी आता है लॉर्ड मेयो, तो ये थे भारत में प्रथम नियमित जनगणना, 4। और लॉर्ड लिटन, तो यह थे दिल्ली दरबार। और लॉर्ड कर्जन, तो इस समय बंगाल को विभाजन, तो हो जाएगा 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 137 आता है 1793 ईस्वी के चिरस्थायी बंदोबस्त के निम्न लक्षणों में से कौन सा सही है, तो इसमें कौन सा सही बताना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा चिरस्थायी बंदोबस्त भू स्वामित्व अधिकार किसको निहित किया गया था, नहीं ये गलत है। दूसरा आता है चिरस्थायी बंदोबस्त ने भू स्वामित्व अधिकार जमींदारों में निहित किया, ये सही है। तीसरा है जमींदारों को एक विशिष्ट तिथि का लगान की निर्धारित रकम जमा करनी होती थी, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार 2 और 3 देखिए ऑप्शन नंबर बी पर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 138 है 1927 में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बायकॉट को लेकर किसके सभापतित्व के अंतर्गत निर्णय लिया, तो यह लिया गया था M.A. अंसारी के, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 139 है किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया था, तो यह किया गया था लॉर्ड रिपन के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना था, तो यह माना था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन की तत्कालीन वजह क्या थी, तो उस समय उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया था, तो इसलिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम है, तो पहले तो असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 143 है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था, तो यह था डोमिनियन स्टेट के ढांचे के अंतर्गत भारत के लिए संविधान ढांचा तैयार करना, मतलब डोमिनियन स्टेट का बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 से गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था, तो ये तो अब बहुत ही सिंपल हो गया, चंपारण से किया था 1916 में। क्वेश्चन नंबर 145 है निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था, तो यह कहा था एलन कैंपेबल जॉनसन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 146 है संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था, तो यह किया था ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग के में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में, तो यह हुआ था डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल। क्वेश्चन नंबर आता है 148 इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे, तो ऑप्शन ए है M.K. गांधी, ऑप्शन बी है अल्बर्ट वेस्ट, ऑप्शन सी है महादेव देसाई, या ऑप्शन डी है मनसुख लाल नजर, तो इस आता है ऑप्शन नंबर डी मनसुख लाल नजर। अब क्वेश्चन नंबर 149 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यह थी एनी बेसेंट, और ये 1917 में बनी थी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 150 निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है हंटर कथन है, ऑप्शन ए हंटर आयोग, फिर है सैडलर आयोग, फिर है वुड्स डिस्पैच, और फिर है सार्जेंट योजना। तो इसको बताना है कौन से कब कब आया था, जैसे हंटर आयोग था 1882 में, सैडलर आयोग 1917 में, वुड्स डिस्पैच 1854 में, और सार्जेंट योजना 1944 में। तो इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CABD। तो इस बार अगर आप लोग BPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो 30 सितंबर का एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग लगातार इसको पढ़ते रहिए और टेस्ट करिए। टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप लोग को इसके बारे में पता चलेगा कि कितना आप तैयारी कर चुके हैं। तो लगातार टेस्ट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पे सारे टेस्ट कराए गए हैं BPSC के, जो कि आस्था IAS के, और भी सारे टेस्ट सीरीज चलाया गया है। और ये टेस्ट फ्री का नहीं है बल्कि ये ख़रीदा गया है और यूट्यूब पर फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप लोग इसका लाभ उठाइए और बने रहिए हमारे साथ। फिर ऐसे नए वीडियो पाने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।